Hello, good evening, everyone. Myself, Jayanth Naik. I am from IIT BHU. I am currently pursuing my engineering under pharmaceutical department. My rank was my hello, 111 sir. 1 minute. So, in previous class we have seen somewhere around 18 questions. आज की क्लास में पूरे 22 क्वेश्चंस दिए हुए हैं. एंड वेलकम टू आस्क मी एनीथिंग सेशन. आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज बोर मॉडल? Okay, let's discuss about what is Bohr model. The Bohr model was proposed by Niels Bohr in 1930. It describes the structure of an atom and it focuses on hydrogen. ये स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब करता है एंड इट इंट्रोड्यूस्ड द की कॉन्सेप्ट्स. लाइक ये की कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करता है बोर मॉडल. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल. फर्स्ट वन इट टॉक्स अबाउट electrons in orbital. एंड सेकेंड वन इज क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल. कि इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स कितना तक ऑक्यूपाई कर सकते हैं और कितना एनर्जी एनर्जी एमिट कर सकते हैं, रेडिएशन. वो भी वी कैन डिस्कस इन दिस थिंग. एंड थर्ड वन इज ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी. एंड इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन ऑफ एनर्जी इज लाइक इलेक्ट्रॉन्स जो स्पेस में होती है ना, वो फ्रीली मूव करता रहता है एंड इट कोलाइड विद डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स. इस कोल्यूशन में कभी कभी दे ऑब्जर्व एनर्जी और दे एमिट एनर्जी. इसीलिए एनर्जी का डिफरेंस दिखता रहता है हर बार. एंड इट एक्सप्लेन्स अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ एटम. The model explained why electrons don't spiral into the nucleus by postulate that they remain stable in fixed orbits. कि बोर मॉडल ये भी एक्सप्लेन करता है कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम एटम फिक्स्ड ऑर्बिट पे कैसा रहता है. And the model successfully explained the spectral lines of hydrogen but had some limitation. It only worked well with hydrogen-like atoms. It could not account for more complex structure and wave partial duality of electrons. ये बस बोर मॉडल ओनली. बोर model was used to explain only मतलब only मतलब well worked with hydrogen like atom. हाइड्रोजन लाइक एटम. बस इतना ही है. मतलब बोर मॉडल 4 मेजर थिंग्स के बारे में डिस्कस करेगा. फर्स्ट वन इज लाइक कितने लाइक इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल्स. एंड सेकेंड वन इज क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल. एंड थर्ड वन इज एनर्जी ट्रांजिशन. एंड फोर्थ वन इज स्टेबिलिटी ऑफ एटम. ये चार बारे में डिस्कस करता है बोर्स मॉडल. डिस्कस अपॉन ओनली ऑन दिस 4 थिंग्स. बस we will move on to the next question. The next question is like the element with the atomic number 26, find which group. 26 एलिमेंट नंबर जिसका एटॉमिक नंबर 26 है, उस एलिमेंट का कौन सा ग्रुप में, लाइक इन विच ग्रुप इट इज प्लेस्ड. दे आर आस्किंग इन विच ग्रुप इट इज प्लेस्ड. 26 मतलब वी नो दैट इट बिलोंग्स टू आयरन. आयरन एंड विल राइट द कॉन्फ़िगरेशन. आयरन मतलब आर्गन हो गया. आर्गन इज लाइक 18. उधर से कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं 3d6 4s2. 3d6 4s2 या 18 2 या 26 डन. 3d6 4s2 हो गया. एंड विच इसमें ये इंडिकेट होगा कि 6 electrons are in this 3D subshell. 6 electrons are in 3D subshell and 2 are in this 4s subshell. 4s subshell. तो अपन बोल सकते हैं कि इट बिलोंग्स टू लाइक
eighth group element. It is an eighth group element. It is an eighth group element. It is based on the electrons placed in the orbital shell, outermost orbital shell. 6 + 2 8 हो गया, तो eighth group में ये base होता है. And next one we'll discuss about the third question. We'll move on to the next question. Uh, how can we balance the equation in basic medium and acidic medium easily? तो देखते हैं पहले पहले एसिडिक मीडियम का बात करते हैं. So the question is like how to balance acidic medium and basic medium. First we will discuss about acidic medium. Okay. जब भी रिएक्शन देगा ना, पहले अनबैलेंस्ड रिएक्शन लिख लो. ओके. फर्स्ट राइट अनबैलेंस्ड रिएक्शन लिख लो. फिर बाद में बैलेंस एवरी एलिमेंट. बैलेंस एवरी एलिमेंट एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है. इन दोनों को छोड़ के बाकी सब लोग, बस बाकी सब एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, बैलेंस कर दो. फिर बाद में बैलेंस ऑक्सीजन. थर्ड वन बैलेंस ऑक्सीजन बाय यूजिंग H2O. And fourth one balance hydrogen by adding H2, by adding hydrogen, not H2, by adding hydrogen only. And balance the charges. A fourth step हो गया. And fifth one balance the charges by adding electrons to the higher positive charge side. Add electrons मतलब balance electrons to the side of higher positive charge. Higher positive charge. And next one is like sixth step is like combine half reaction by ensuring the number of electrons in both reaction is equal. Multiply the reactions if necessary to balance the reaction. मतलब बैलेंस दोनों half combine the half reactions and check the electrons are both balanced or not. If not, multiply those things. और अपन नेक्स्ट बात करते हैं बेसिक मीडियम के बारे में. बेसिक मीडियम इज लाइक सेम ही होगा. पहले 5 स्टेप सेम ही है. बाद में फिर आफ्टर बैलेंसिंग द इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम, जो भी है बेसिक मीडियम के लिए पहले एसिडिक मीडियम का ही फॉलो करना है. फिर 5 स्टेप्स होने के बाद, 5 स्टेप्स मतलब एडिंग इलेक्ट्रॉन्स टू द साइड ऑफ हायर पॉजिटिव चार्ज इधर तक. उसके बाद आफ्टर बैलेंसिंग द इक्वेशन इन एसिडिक मीडियम add OH minus ions to the both side for every H plus present, forming H2O, न्यूट्रलाइजिंग. मतलब बेसिक मीडियम में ना अपन बस एक दो स्टेप्स होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेप्स. पहले स्टेप है कि पर बेसिक मीडियम फॉलो टिल 5 स्टेप्स of acidic medium, and then add OH. सिक्स्थ का स्टेप होता है add OH minus to balance
टू बैलेंस H प्लस टू गेट H2O, ताकि न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ओके, ताकि न्यूट्रलाइज हो जाएगा और बैलेंस भी हो जाएगा। एंड एंड सिंपल एंड नेक्स्ट स्टेप इज लाइक, सेवेंथ स्टेप इज लाइक, check for H2O molecule and simply minimize it। सिंपली मिनिमाइज कर देंगे अपन, मतलब कैंसल दी एक्सेस होगा, जितना भी एक्सेस H2O बचा है उस सबको निकाल देंगे अपन। ये हो गया बेसिक मीडियम एंड एसिडिक मीडियम का। ओके विल, एक मिनट, लेट मी क्लियर दिस वन। हम्म। एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन बॉन्ड ऑर्डर। डिफाइन बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर इज लाइक, बॉन्ड ऑर्डर इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स बिटवीन ए पेयर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड लाइक, अब कार्बन ले लो, कार्बन ले लो, अगर इनके बीच में एक बॉन्ड है देन द बॉन्ड ऑर्डर इज वन। इफ इनके बीच में दो है, दो बॉन्ड्स है, देन द बॉन्ड ऑर्डर इज टू। इफ इनके बीच में थ्री बॉन्ड्स है तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया थ्री। मतलब पर सिंगल बॉन्ड इट इज वन, पर डबल बॉन्ड इट इज टू, पर ट्रिपल बॉन्ड इट इज थ्री। ठीक है। इधर ही कोई एग्जांपल दिया है, कुछ एग्जांपल्स भी है। फॉर विथ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड ऑर्डर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, ठीक है, इधर एग्जाम मतलब फॉर्मूला भी है। बॉन्ड ऑर्डर is equals to number of electrons in bonding orbital minus number of electrons in anti-bonding orbitals into anti-bonding orbitals. Okay, number of electrons in bonding orbital minus number of electrons in anti-bonding orbital by bond order is known as bond order। सिंगल बॉन्ड में एक होता है, डबल बॉन्ड में दो होता है, ट्रिपल बॉन्ड में थ्री होता है। ए हाइयर गुड बॉन्ड ऑर्डर करस्पॉन्ड टू ग्रेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ, शॉर्टर बॉन्ड लेंथ। मतलब अगर इनके बीच में ना, इफ बॉन्ड ऑर्डर is greater, then it is like bond strength is greater, but bond length is shorter। अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा ना, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप मान लीजिए अगर बॉन्ड ऑर्डर का ऐसा होता है कि दो कार्बन है, बीच में एक है ना तो इजीली ब्रेक हो जाएगा, दो है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, अगर तीन तीन बॉन्ड है ऐसा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इनके बीच में जो लेंथ होता है ना, बॉन्ड लेंथ, वो इट इज वेरी शॉर्टर। दैट्स व्हाई इट इज वेरी स्टेबल एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग टू ब्रेक दिट बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया बॉन्ड ऑर्डर। एंड विल डिस्कस अबाउट मोलालिटी। फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन सेम ही है। What is molality? Molality is a measure of concentration defined as number of moles of solute per kilogram of solvent। Num, फिर से एक बार पढ़ लेंगे। Molality is a measure of concentration defined as the number of moles of solute per kilogram of solvent। Unlike molarity, molality is independent of temperature because it depends on mass of solvent, not its volume, which can be changed with temperature। ओके, इधर दो शब्द के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। पहले बात तो हो गया, द फर्स्ट वन इज मोलालिटी, मोलालिटी, एंड नेक्स्ट वन इज मोलारिटी। ये दोनों सेम नहीं है, दिस वन इज डिफरेंट एंड दिस वन इज डिफरेंट। ओके,
And we'll talk about right now we are talking about molality. Molality is like defined as number of moles of solute present in per kilogram of solute, per kilogram of solvent. Number of solute per kilogram of solvent. It is known as molality, and molality is temperature uh, independent. ये this one is temperature independent. Okay, temperature independent. Q, if temperature changes, the mass of solvent changes, and uh, the volume of everything will change. Like वॉल्यूम चेंज होता है उसमें थोड़ा सा वो भी हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता है. एंड फॉर्मूला फॉर मोलालिटी इज moles of solute, moles of solute mass in kg. ओके, मतलब ये हो गया moles of solute by mass of solvent in kg, in kilogram. Okay, moles of solute by mass of solvent in kg. And the SI unit for molality is मोल पर किलोग्राम, मोल पर केजी. यहाँ पे देख रहे हो मोल पर केजी. mass of solvent we have written in kg, and moles of solute is in mole, so mole by kg. This is SI unit. And कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में यूज करते हैं अपन. एंड बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट निकालने के लिए मोलैलिटी यूज करते हैं अपन. एंड डिफरेंस फ्रॉम मोलैरिटी. ठीक है, molarity is based on mass of solvent. This is based on mass on solvent, and this is based on moles of solute per kilogram of solvent. ये molality is based on mass of solvent, and molarity depends on volume of solution. ये दोनों डिफरेंस है. You have to be very careful with the difference. Note these points. Molarity क्या होता है, molality क्या होता है. Molality is based on mass of solvent. ये लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना. ये दिन दौर के बारे में पता चलना जरूरी है, पता होना. मोलैलिटी इज बेस्ड ऑन मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलैरिटी डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, दिस इज द डिफरेंस. इस या सिक्स क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ वन. नहीं, सेवेंथ क्वेश्चन अपन बाद में देखेंगे. सेवेंथ वन इज थोड़ा बहुत लेंथी है. वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एट्थ क्वेश्चन पे अपन एक बार इसको राउंड अप कर देते हैं ताकि याद रहेगा. इट इज नॉट कंप्लीटेड. एंड वी मूव ऑन टू द एट्थ क्वेश्चन. Mole concept. What is mole concept? The mole concept is a fundamental principle in chemistry used to quantify the amount of substance. Mole concept is a fundamental principle in chemistry used to quantify the amount of a substance. Since atoms and molecules are extremely small, the mole provides a convenient way to relate microscopic particle counts to measurable macroscopic quantities. ये बोलना चाह रहे हैं कि mole concept is used to quantify the amount of substance. Like mole concept is used to quantify amount of a substance. क्यों? क्योंकि atoms and molecules are very small in nature. Very small or minute मतलब negligible होगा. तो इसका कि कितना इसको मेजर करने के, वी कांट मेजर इट, राइट. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को अपन मेजर नहीं कर सकते. तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोल कॉन्सेप्ट आया. इस कॉन्सेप्ट को यूज करके वी कैन measure the amount of atoms and molecules that are present in those things. A mole is a amount of substance that contains 0. Okay, atoms can be molecules, ions. Uh,
एक मिनट। या where are we? Mole concept, right? Mole, a single mole is like 1 mole is equals to 6.022 into 10 to the power of 230, 10 to the power of 10 to the power of 23 होगा। एंड इतना एंटिटीज रहेंगे एक मोल में। एक मोल में इतना एंटिटीज रहेंगे। 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 30, 10 टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ 23, सॉरी, 23 एंटिटीज होगा। 10 टू द पावर ऑफ 23 एंटिटीज होगा। फिर फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक वन कार्बन एटम, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 12 ग्राम्स। मतलब इतने 12 ग्राम्स में वी विल हैव 6.022 इंटू द 23 पावर, इतना एटम्स होते हैं इसमें। एक कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट है 12 ग्राम्स। 12 ग्राम्स इज नथिंग बट 6.00022 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। एक कार्बन एटम में इतना एटम्स प्रेजेंट होते हैं। And application is like used to calculate the chemical quantities in the in reaction, relates molecular level integration to laboratory scales. And what is molar volume? A standard temperature and pressure, 1 mole of an ideal gas occupied 22.4 liters। इसके बारे में सोचते हैं। मोला इसके बारे में बात करते हैं। मोलार वॉल्यूम, व्हाट इज मोलार वॉल्यूम? मोलार वॉल्यूम इज नथिंग बट एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में 1 मोल of ideal gas occupies 22.4 liters वॉल्यूम। इतना वॉल्यूम इतना वॉल्यूम करता है ये, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। दिस इज नोन एज मोलार वॉल्यूम। एंड मोल कॉन्सेप्ट कैन बी टेकन इन ग्राम्स, लीटर्स एंड एवरीथिंग। ये हो गया अपना मोल कॉन्सेप्ट। एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन हो गया। 9th को भी थोड़ा सा साइड में रख देते। एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th वन। 10th वन में अपन को दिया था 30 ml ऑफ, एक बार लिख लेते हैं। 30 ml ऑफ 0.5 मोलार मोल्स ऑफ H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। अपन को कैलकुलेट करना है द मोलारिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। मतलब M1V1 इज इक्वल्स टू M2V2। M1 is initial molarity, V1 is initial volume, M2 is final molarity, V2 is final volume। एक बार लिख लेता हूँ। Initial molarity, initial volume, and M2 V2 are final molarity, and V2 is final volume। इसका मतलब अपन को क्वेश्चन में ही दे दिया था
वी जस्ट नीड टू सब्स्टिट्यूट। अपन को फाइंड करना है M2। M2 राइट, या वी नीड टू कैलकुलेट M2। M1 इज कितना, 0.5 m हो गया, एंड V1 इज 30 ml। M2 वी हैव टू फाइंड, एंड V2 इज 500 ml। फाइनल वॉल्यूम इज 500 ml, राइट। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, 0.5 इंटू 30, हाँ, इक्वल्स टू M2 इंटू 500। हाँ, मतलब ये हो गया कुछ, M2 इज इक्वल्स टू, आफ्टर कैलकुलेटिंग वी विल गेट 0.03 मोलारिटी। M2 का वैल्यू इतना है। या दिस इज वी हैव टू टेक आउट। हाँ, मेरे हिसाब से 10th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। वी विल मूव ऑन टू द 11th क्वेश्चन। एक बार देख लीजिए आप आराम से कि क्या क्या किए है, एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। 30, उनको क्वेश्चन में दिए है कि 30 ml ऑफ 0.5 मोलर ऑफ H2SO4 डाइल्यूटेड इन 500 ml। तो M1 फॉर्मूला पता है अपन को, M1V1 इक्वल्स टू M2V2। M1 दिया, V1 दिया, M2 फाइंड करना है, V2 भी दे दिया। तो सॉल्व करने के बाद वी विल गेट द मोलारिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज 0.03 मोलारिटी। ये हो गया, एंड वी मूव ऑन टू द 11th क्वेश्चन। वी मूव ऑन टू द 11th क्वेश्चन। जो ऊपर डिस्कस किए थे बोर एटॉमिक मॉडल, बोर्स मॉडल डिस्कस किए थे, यहाँ पे लिमिटेशन पूछा है, लिमिटेड टू ओनली हाइड्रोजन एटम। उधर भी बात किए थे, बोर एटॉमिक मॉडल इज ओनली यूजफुल फॉर द हाइड्रोजन लाइक एटम्स, नॉट फॉर एवरी एटम्स। लिमिटेशन पढ़ लेते एक बार। इसको ना याद रखना जरूरी है, ये ऐसा थोड़ी ना आ जाता है। यू हैव टू बाय हार्ट दिस थिंग्स so you can remember। Limited the hydrogen atoms, like the model only accurate describe the behavior of hydrogen and other single electron atoms such as helium, lithium. It fails to explain spectra of multi electron atoms and more complex system। ये ना बोर atomic model is failed to डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। ये बस सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए यूज होता है, लाइक हाइड्रोजन एंड अदर सिंगल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ऐसा सिंगल इलेक्ट्रॉन्स को डिस्क्राइब करने के लिए बोर एटॉमिक मॉडल बना हुआ है। बाकी सबके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, डिस्क्राइब नहीं कर पाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज वायलेशन ऑफ Heisenberg uncertainty principle। Bohr atomic model assumes that electron travel in well-defined circular orbit, but this contradicts certain principle which states that the position and momentum of an electron can be simultaneously determined with high precision। okay, inability to explain the fine spectral lines। स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जीमन इफेक्ट कैसे फॉर्म होता है, वेयर मैग्नेटिक फील्ड स्प्लिट स्पेक्ट्रल लाइंस। जीमन इफेक्ट के बारे में, लाइक स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों क्यों डिफरेंट डिफरेंट लाइंस आता है। नो एक्सप्लेनेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। वही ऊपर डिस्कस किए थे कि जित अगर एटम में इफ मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लाइक मोर देन वन, मोर देन मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, इट इज फेल टू एक्सप्लेन द एटॉमिक स्ट्रक्चर कि क्यों है, एंड इट फेल टू डिस्क्राइब दोस टाइप ऑफ एटम्स। ये हो गया लिमिटेशंस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। एंड विल डिस्कस अबाउट ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ओजोनोलिसिस रिएक्शन के लिए पहले अब तो आपको जानना पड़ेगा, एक मिनट। एंड विल डिस्कस अबाउट ओजोनोलिसिस रिएक्शन। ओके, एक मिनट।
We'll talk about ozonolysis reaction. एक minute. Yeah. Ozonolysis reaction is nothing but ozone plus lysis. Ozonolysis like is oxidation and breaking. For example, अपन CH2 डबल बॉन्ड CH2 ले लिया एंड वी पार्टिसिपेटेड द रिएक्शन विथ O3, तो ये फॉर्म होगा जाके CH, एक मिनट, CH, ये जाके फॉर्म होता है CH2 O O O एंड यहाँ पे CH2 होगा, तो ऐसा बॉन्ड फॉर्म होता है, इसको बोलते हैं मोलनोजाइड, monoxide, and this is very unstable. So, and it further goes into the reaction. एक minute. And it further goes to reaction and ये stable नहीं है, it is unstable, so it gets stable by changing the internal reaction होगा and it changes the position CH2 O CH2 and here one O, here one O, here one O, इसको बोलते हैं ओजोनाइड. Ozonide is very stable. This is called as ozonide and it is stable. फिर बाद में अपन जाके ऐड करेंगे H2 एंड सी सिंग एंड H2O. फिर बाद में इस रिएक्शन को जिंक एंड H2O ऐड करेंगे ताकि ये बन जाएगा अपना फॉर्मल्डिहाइड HCHO प्लस HCHO. इसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड. फॉर्मल्डिहाइड इट इज वेरी स्टेबल. ओके, वील सी द रिएक्शंस. अब और आगे बात करेंगे, ये बस इंट्रोडक्शन है. एंड विल नाउ कन्वर्ट प्रोपीन इनटू फॉर्मल्डिहाइड, मतलब आल्किन्स को, ऐसा भी आल्किन्स को ऑल्डिहाइड जैसा कन्वर्ट कर सकते हैं या कीटोन जैसा भी कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका भी देखते हैं. एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा करने दो. यहाँ पे doing ozonolysis reaction, right? Ozonolysis reaction में we'll convert alkene into ketone and aldehyde group. So CH3, CH, double bond, CH2, it reacted with plus O3 and zinc and H2O भी ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अ, तो ये बन जाएगा CH3 CH, CH3 CH, वो डबल बॉन्ड वो एंड CH डबल बॉन्ड वो, सॉरी, CH2 डबल बॉन्ड वो, ये हो गया अपना, ये दोनों कंपाउंड आ गए. एक हो गया एसिटॉल्डिहाइड एंड अनदर वन इज फॉर्मल्डिहाइड, ये हो गया एसिटॉल्डिहाइड एंड दिस इज फॉर्मल्डिहाइड. ये फॉर्मल्डिहाइड एंड वी कैन से दैट वी कन्वर्टेड alkene टू aldehyde ग्रुप, aldehyde ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया एंड विल गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. अभी alkene, सेम alkene ग्रुप को विल कन्वर्ट इट इनटू क्या बोलते हैं कीटोन ग्रुप H3 C डबल बॉन्ड CH3, ये हो गया H2. And when we add ozone and it is reacted under zinc and H2O,
इट गिव्स अस सी एच, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा यहाँ पे, CH3C हो गया, CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड वो आ जाएगा। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट इज लाइक CH2, डबल बॉन्ड वो हो गया यहाँ पे। दिस वन इज दिस वन इज एसीटोन एंड दैट वन इज फॉर्मल्डिहाइड। ये हो गया एसीटोन अपना, एंड दिस वन इज फॉर्मल्डिहाइड हो गया। और अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे देखो अल्किन ले लिया पहले, उसको अपन ने कीटोन के ग्रुप में चेंज कर दिया, तो ऐसा होगा ओजोनोलिसिस। तीन तीन तरह के होते हैं, तीन भी डिस्कस कर लिया अपन। अरे तीन हो गया, तीन डिस्कस कर लिए। पहले बात तो विल डिस्कस अगेन, ओजोनोलिसिस इज लाइक एडिंग ऑक्सीजन्स एंड ब्रेकिंग द बॉन्ड्स। तो अपन को होगा पहला बात तो वी कैन कन्वर्ट alkene into aldehyde, and next one we can convert alkene into ketone। ये दोनों में कन्वर्ट कर सकते हैं वी बाय यूजिंग ओजोनोलिसिस। एंड नेक्स्ट वन इज फिशर्स ऑफ द स्ट्रक्चर, राइट। फिशर ऑफ द स्ट्रक्चर के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, एक मिनट। यहाँ पे बताता हूँ। फिशर्स के लिए ना वी हैव टू राइट ग्लूकोज फार्मूला। अपन को पता है ग्लूकोज फार्मूला C6H6, सॉरी, C6H12O6। We know that glucose formula is C6H12O6. So we will elaborate it। एक मिनट, C6H12O6 हो गया ना। तो इसको अपन लिख लेते हैं। पहले तो 6 कार्बन की चेन लिख लेते हैं। सी, यहाँ पे नहीं, थोड़ा स्पेस ले लेंगे, थोड़ा साइड में आएंगे। यहाँ पे लिख लो सी, सी 1 2 3 4 5 6। एंड H2OH, and this one is OH, OH, H, सॉरी H आ जाएगा, डबल बॉन्ड लो, OH, यहाँ पे बस H है। और यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, H, बस हो गया। सो सी लिसिस फिशर, फिशर स्ट्रक्चर, राइट। फिशर स्ट्रक्चर इज लाइक, तो इधर वो में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा और इधर पॉजिटिविटी ज़्यादा रहेगा। तो और फिर सेम ऐसा ही यहाँ पे ओ एच है ना, यहाँ पे ओ एच, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा रहेगा, यहाँ पे नेगेटिव रहेगा। और ये हो गया पहला फर्स्ट कार्बन एंड दिस इज फिफ्थ कार्बन। ओके। तो ऐसा होगा कि वो ओ एच है ना, वो ओ एच, दिस दिस दो, ये दोनों की अट्रैक्शन ज्यादा होती है। एंड नेक्स्ट वन इज दिस ऑक्सीजन एंड दिस कार्बन एटम का अट्रैक्शन भी होता है। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि ऐसा लिख सकते हैं कि सो वी कैन राइट सेम सी, सी
ऐसे 6 कार्बन बना लो फिर से। एंड रिमेम्बर कि यहाँ पे ओ एच ग्रुप आएगा और यहाँ पे ओ एच रहेगा। ओ एच, एच, ओ एच, ओ एच, एंड दिस वन इज ओ एच, ओ एच, and if the carbon is like nothing, it's काफी नहीं। Good is good. And this one is like this, mm, 1 minute। Yeah, I got the point। तो फिर यहाँ पे जो ऑक्सीजन ग्रुप था ना वो इधर राइट हैंड साइड में आएगा एंड इट डायरेक्टली कनेक्टेड टू कार्बन एटम। एंड दिस इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ओ एच, ये हो गया एच, यहाँ पे एच आ जाएगा एंड यहाँ पे सी एच टू। इफ इट इज कम ऑन द राइट साइड, अगर ये ओ एच यहाँ पे है राइट साइड, अगर ओ एच राइट साइड में है and if this oxygen also come onto the right side, we can call it as alpha d glucose। alpha d glucose बोल सकते हैं, we can call it as alpha d glucose। and what if this one, and it can be done in both ways, राइट साइड भी कर सकते हैं, राइट साइड में भी ऑक्सीजन रख सकते हैं या लेफ्ट साइड में भी ऑक्सीजन रख सकते हैं। इफ वी मतलब ओ एच ग्रुप, सॉरी नॉट ऑक्सीजन, ओ एच ग्रुप अगर राइट साइड में रहेगा ना तो अल्फा डी ग्लूकोज बुलाया जाएगा। अगर दिस ओ एच इज केप्ट इन लेफ्ट साइड, वो भी देख लीजिए। पहला तो 6 कार्बन, CH2OH, this one is like O, yeah, H, OH, H, OH, H, H, OH। You see, अब लेफ्ट साइड पे आ गया OH, तो इसको अपन बोल सकते हैं कि बीटा डी ग्लूकोज। We can call this as beta D glucose। If the OH comes onto the right side, then we call it as alpha। If it comes onto the left side, we call it as beta। Okay, ये हो गया फिशर, फिशर स्ट्रक्चर ये हो गया। एंड नेक्स्ट वन डिस्कस कर। ओके, दिस वन इज completed and 14th one, right? Next one is 14th one। 1 minute। And we'll do the 14th one।
Discuss about the 14th question. 14th question ऐसा है कि a mixture contains 40 liters of milk and some water. मिल्क है मतलब इनिशियली उसमें मिल्क प्लस वाटर है. इट इज इक्विवेलेंट टू 40 लीटर्स and 10% of mixture is replaced with milk. मतलब इस 40 लीटर्स में से 10% इज रिप्लेस्ड विथ मिल्क. एंड व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिमेनिंग. तो देख लेते हैं इनिशियल कितना दिया है 40 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड कितना अमाउंट ऑफ वाटर है 40 प्लस सम अमाउंट ऑफ इज इक्वल्स टू वाटर. मतलब टोटल वॉल्यूम. सॉरी 40 liters of milk and total volume is 40 plus some extent of water is there. And after replacing 10%, 10% रिप्लेस करने के बाद क्या होगा. कितना अमाउंट ऑफ मिक्सचर बच जाएगा ये है क्वेश्चन. 40 the total volume is 40 plus water and 10% of what 10% of mixture is replaced. That means ये हो गया अपना. एक मिनट. 1 मिनट. चलिए ऐसा हो गया. एक मिनट. Yeah. Is it full screen? Yeah, it is full screen. हम्म. तो टोटल वॉल्यूम हो गया 40. 40 प्लस वाटर हो गया. एंड आफ्टर रिप्लेसिंग 10%, 10% रिप्लेस करना है अपन को. एंड आफ्टर रिप्लेसिंग 10% वी विल गेट इट लाइक total volume of the mixture is 40 plus W and 10% of it, right? So 10% of 40 plus W is like 0.1 into 40 plus W, and we'll get like 4 plus 0.1 of water liters. ये हो गया. एंड ये इस अमाउंट को ना मिक्सचर में से निकालना है. एंड वाटर हैज टू बी सेम प्रोपोर्शन. द अमाउंट ऑफ मिल्क रिमूव्ड विल बी जितना है 40 बाई हो गया. अमाउंट ऑफ मिल्क रिमूव्ड इज 40 बाई 40 प्लस W इंटू 4 प्लस वोट होल थिंग, होल मिक्सचर थिंग. ये हो गया. दिस वन इज मिल्क रिमूव्ड एंड नेक्स्ट वन इज वाटर रिमूव्ड. अब वाटर रिमूव होने के बाद कितना बचा है. वाटर मतलब W बाई water we don't know, so W by whole quantity plus after adding 10% ये कितना है. एंड
it is like after removing this portion we will add 4.01 w liters of milk back into the mixture मतलब इतना जो है like 4 प्लस 0.1 w इतना परसेंट रिमूव होने के बाद अपन ऐड करेंगे, ये हो गया 10% का। दिस वन इज फॉर 10%, 10% इतना ऐड कर देंगे अपन। सो देन इट विल बिकम, एंड मिल्क क्वांटिटी भी देखना है। आफ्टर रिप्लेसमेंट द फाइनल अमाउंट ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर इज 40 माइनस मिल्क रिमूव्ड प्लस मिल्क एडेड, सॉरी, प्लस मिल्क एडेड, मिल्क, we know the final amount of milk is 48 liters. Final amount of milk is 48 liters. So we will get 40 minus milk removed is like 40 by 40 plus W, and milk added is like milk कितना add किया, milk we added around how much, 10%, right? 10%, okay, into 4 plus 0.1 W, एंड मिल्क एडेड कितना हो गया, 4 प्लस 0.1 डब्ल्यू हो गया, डब्ल्यू यहाँ पे आता है, एंड दिस इज टोटली इक्वल्स टू 48। एंड आफ्टर सॉल्विंग this thing, w is like 40, we'll get w 40, and final quantity of water, right? फाइनल क्वांटिटी ऑफ वाटर कि कितना वाटर बचा है, कितना वाटर बचा है, इट इज लाइक मिक्सचर माइनस वाटर रिमूव्ड। Since amount of water removed is कितना, एक मिनट, we know that water removed is w by w plus 40 into 4 plus 0.1 w हो गया, and it is nothing but 40 by 80 into 8, w is 40, यहाँ पे 80 हो गया and यहाँ पे 8 आया, so 1 it get cancelled and we'll get 4 liters। The water remaining in the final mixture is 4 liters, and final quantity इतना हो गया अपने पास 4 liters का final quantity, but water in the final mixture is, water present in the final mixture is 40 minus 4, that is 36 liters of water is presented in the final mixture, okay? 36 liters का water present हुआ है final mixture में, and we move on to the next question। Structure of atom, right? The structure of atom consists of three things: protons, neutrons, and electrons, okay? Atom consists of three things. Atoms consist of three links, that are proton, neutron, and electron. Nucleus is the central core of an atom, and it contains protons and neutrons। एक atom की structure will draw। या स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आप एक सर्किल ले लीजिए, मतलब जस्ट इमेजिन दैट ये एक एटम है, इसमें अपन को प्रोटॉन्स मिलेगा, these are positive charges, and neutrons, these are neutral charges, and electrons, these are negatively charged। इसमें हो गया बीच में जो सेंटर होता है, लाइक टेक इट एज एन सोलर सिस्टम जैसे ले लीजिए, एर्थ मार्स है, सब कुछ हो गया, जितने भी प्लैनेट्स उसके मतलब सर्कुलर में रिवॉल्व होते हैं, ये हो गया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, एंड बीच में जो पार्ट है सन, जहाँ पे स्टेबल रहता है, वो हो गया न्यूक्लियस। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द न्यूक्लियस इज द सेंट्रल कोर ऑफ द एटम एंड कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस कोर में वी कैन सी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। Protons, these are highly positive charged, protons are positive charged in nature,
प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड न्यूट्रॉन्स आर नो चार्ज, अभी बताया। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली मतलब माइनस, माइनस चार्ज हो गया। एंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स दैट मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन रीजन कॉल्ड ऑर्बिटल ऑफ एन एनर्जी लेवल। अभी जो बताया, जितना भी प्लैनेट्स है आप मान लीजिए उसको इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए, वो रिवॉल्व करता ही रहेगा, उसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स आर फाउंड इन ए स्पेसिफिक एनर्जी लेवल and their arrangement in this level determines the atoms chemical property, chemical property भी electrons के ऊपर ही depend रहेगा। The structure of an atom is generally depicted with the nucleus at the center surrounded by electron cloud. The overall atom is neutral because the number of protons and number of electrons are अच्छा equally balanced। हाँ, ये हो गया अपना एटम, ये हो गया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं इसमें, जितने भी ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ऐसे ऐसे सर्किल में घुमा रहते हैं। कितने मतलब देर आर सो मेनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड दे रिवॉल्व अराउंड इट एंड इट इज लाइक न्यूट्रल, दिस एटम इज टोटली न्यूट्रल बिकॉज जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उतने ही प्रोटॉन्स इसमें है। इट इज लाइक बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर कंबाइनली बैलेंस्ड, दैट इज व्हाई इट इज सो स्टेबल। या 15 क्वेश्चन भी हो गया। या आज की सेक्शन के लिए इतने ही है। विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस फ्रॉम 16 टू समवेयर अराउंड 23 एंड ऊपर का दो क्वेश्चंस बचा हुआ है, डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन थैंक यू, बाय।